बड़ी खबर आपको दे दे, प्रयागराज हिंसा से जुड़ी बड़ी जानकारी है। एआईएमआईएम और सपा नेताओं की संपत्ति कुर्क हो गई, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। पुलिस ने शुरू कर दी है अब तैयारी और एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष शाह आलम, पार्टी नेता जिशान रहमानी, सपा के पार्षद हैं फजल खान, वामपंथी नेता आशीष मित्तल और एक्टिविस्ट उमर खालिद की संपत्तियां कुर्क करने की अब तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सभी के खिलाफ पहले से गैर जमानती वारंट जारी है। पुलिस अब कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने की नोटिस जारी किए जाने की इजाजत मांगेगी और इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन, ये बहुत बड़ी खबर कह सकते हैं, बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, और क्या अपडेट है, कब से कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उससे पहले कैसे कोर्ट की तरफ से इसके लिए प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी? देखिए, ये जो 5 नाम हैं, इन 5 नामों को प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें साजिश करता माना गया था कि इन 5 लोगों ने लोगों को भड़काया था, लोगों को इकट्ठा होने, प्रदर्शन करने और हिंसा करने के लिए उकसाया था। तो इन सभी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। जब इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी या इन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया तो इन सब के खिलाफ जो है कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराया गया और अब इन सब के जो संपत्तियां हैं उसे कुर्क किए जाने की तैयारी की जा रही है। सीआरपीसी की धारा जो 82 होती है जिसके तहत कुर्की का नोटिस जारी किया जाता है, तो उसके लिए पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी हफ्ते यानी अगले 2 से 3 दिन के अंदर कोर्ट में धारा 82 के तहत जो है वो एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर देगी जो प्रयागराज की पुलिस है और उसे 82 की अनुमति मिल जाएगी और उसके बाद 30 दिन का समय होता है। अगर 30 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है या फिर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी जो संपत्ति होती है उसे कुर्क कर ली जाती है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस की ये कोशिश है कि हिंसा में जो लोग शामिल थे उन पर शिकंजा कसा जाए, कानूनी शिकंजा कसा जाए उन पर, उनकी गिरफ्तारी की जाए या फिर उन्हें किसी तरीके कोर्ट में सरेंडर कराकर उन्हें जेल भेजा जाए। तो उसके लिए तहत जो प्रक्रिया होती है, जिस तरह से पुलिस को सख्ती दिखानी चाहिए, सक्रियता दिखानी चाहिए, तो पुलिस उसी प्रक्रिया को पूरा करके पूरी कार्रवाई। ठीक है मोहम्मद मोइन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और चलिए अब बात यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की करते हैं। उपचुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों के लिए रवाना होंगी। आज सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच जाएंगी और रामपुर और आजमगढ़ में कल उपचुनाव के लिए मतदान होना है। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दोनों सीटों पर 26 जून को काउंटिंग होने वाली है। तो रामपुर और आजमगढ़ में कल चुनाव प्रचार का दौर खत्म हुआ था। इसके बाद आपको बताएं कि कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग यहां पर होगी, लेकिन उससे पहले आज पोलिंग पार्टियों का दिन है। पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों तक पहुंचेंगी और 26 जून को नतीजे आएंगे। लोकसभा उपचुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। रामपुर और आजमगढ़ में कल होगा उपचुनाव का मतदान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रामपुर से सनुज शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सनुज, क्योंकि आज पोलिंग पार्टियों का दिन है, पोलिंग पार्टियां रवाना होने वाली हैं अपने अपने बूथों के लिए, किस तरीके की तैयारी है उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव को, रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और आज कुछ ही देर बाद जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होना शुरू हो जाएंगी। आप ये देख लीजिए कि ये वो मतदान कर्मी हैं जो यहाँ पर अपने ड्यूटी पॉइंट पर आए हैं और यहाँ से ड्यूटी का चार्ज लेने के बाद वो ईवीएम लेकर और जो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको लेकर यहाँ से सीधे जो है वो मतदान केंद्र के लिए रवाना हो जाएंगे। इसको लेकर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस वक्त डेरा डाले हुए हैं। ये तस्वीरें हैं रामपुर के मंडी परिषद की और यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो कुछ ही देर बाद यहाँ से रवाना होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, रामपुर लोकसभा की बात करूँ तो रामपुर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। बिलासपुर विधानसभा सीट और जो मिलक विधानसभा सीट है, ये दोनों विधानसभा सीट बीजेपी के पास हैं, जबकि 3 और जो विधानसभा सीट है, रामपुर, स्वार और चमरोआ विधानसभा सीट है, उन तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव में 5 विधानसभा सीटों के जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वो ये तय करेंगे कि रामपुर की जनता का जो मूड है वो कौन बदल पाया, रामपुर की जनता को अपने पक्ष में कौन कर पाया, इसका फैसला कल हो जाएगा। और देखने वाली बात यह भी होगी कि देखिए, यहाँ जो मतदान
कर्मी हैं वो पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो वहां से रवाना होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन देखना ये होगा कि कल जब वोट डाले जाएंगे रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए तो यहाँ के मतदाता कितने उत्साहित नजर आते हैं, किस तरीके से पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो वोटिंग प्रतिशत कितना रह पाता है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए यहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे जिला निर्वाचन अधिकारी अन्य अधिकारियों की बात करें, तमाम कोशिशें की हैं, तमाम पूरी कोशिशें उनकी तरफ से की गई हैं कि चाहे जैसे भी हो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए। चूंकि पिछले अगर 2 दिन की बात करें तो मौसम थोड़ा सा सुहावना हो गया था, बारिश और बूंदाबांदी के बाद जरूर स्थिति थोड़ी बदली थी, लेकिन फिर वही स्थिति हो गई है कि मानो आसमान से आग बरस रही है। सुबह से ही पारा चढ़ा हुआ है, एक तरफ जो है यहाँ गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो राजनीतिक पारा है वो भी यहाँ पर चढ़ा हुआ है और जोड़ घटाव की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है कि रामपुर का रण कौन जीतेगा, रामपुर का राजा कौन होगा, रामपुर में क्या कमल खिलेगा, रामपुर में क्या साइकिल चलेगी। ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिसको लेकर कल मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से एक बार फिर कहना चाहूंगा, जरा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ रामपुर मंडी परिसर में जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ से उनको जो ड्यूटी है वो ड्यूटी अलॉट कराई जा रही है। यहाँ पर जो करीब 30 से ज़्यादा जो टेबल हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं और यहाँ से उनका ड्यूटी का जो उनका पॉइंट है वो उन्हें बताया जाएगा और उसके बाद सीधे जो मतदान कर्मी हैं वो यहाँ से ईवीएम लेकर, दूसरे पॉइंट से ईवीएम लेकर और सीधे वहाँ से मतदान केंद्र के लिए रवाना हो जाएंगे। इस रामपुर लोकसभा उपचुनाव की बात कर लूँ या आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है और दोनों ही सीटें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हैं। पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि रामपुर को चूंकि आजम खां का गढ़ कहा जाता है तो इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या आजमगढ़ का जो किला है वो विजयश्री को प्राप्त करेगा। आजमगढ़ में रामपुर में जो आजम खां है वो अपना किला बचा पाएंगे या फिर यहाँ पर कमल खिल जाएगा। अब तक अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ लोकसभा का जो चुनाव है वो 3 बार जीत चुकी है, चौथी बार कमल खिलाने की हसरत लिए बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर डेरा डाले रहे और चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब बस इस बात पर नजरें टिकी हुई है कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जो यहाँ की जनता जनार्दन है उसकी नजर में नंबर 1 कौन है। क्या जनता यहाँ प्रत्याशी देखकर वोट करेगी, क्या पार्टी देखकर वोट करेगी, क्या यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको देखकर वोट करेगी। ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब कल 23 जून को मिल जाएंगे और उसके बाद जब 26 जून को मतगणना होगी तब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि रामपुर की रणभूमि में आखिर कौन सबसे बड़ा योद्धा बनकर उभरा है। रामपुर की रणभूमि में आखिर जनता की नब्ज सबसे ज्यादा कौन टटोल पाया और आखिर यहाँ रामपुर की जनता ने विजय तिलक किसका करा है। ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब और इसके लिए 26 तारीख का इंतजार करना होगा। 26 जून को नतीजे जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लाल फतवा फहराया या फिर कमल खिलाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब रुख अगली बड़ी खबर का कर लेते हैं जो कि अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई है। सरकार और सेना के बाद अब युवाओं से सीधे संवाद कर भ्रम की स्थिति को दूर करने की तैयारी है, जिसके लिए आज सुबह 11 बजे पूर्व थल सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर युवाओं से संवाद करेंगे। इस वर्चुअली संवाद में युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो देखिए अग्निपथ पर लगातार बवाल मचा हुआ है, लेकिन अग्निवीरों को कैसे समझाया जाए, अब उसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है सरकार की तरफ से। आज सुबह 11 बजे वर्चुअल तरीके से समझाने की कोशिश होगी। वीके सिंह होंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौर होंगे जो कि युवाओं को समझाएंगे कि अग्निपथ योजना से क्या फायदे उनको हैं, क्यों उन्हें भ्रम की स्थिति में नहीं होना चाहिए, क्यों किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, कैसे मजबूती उन्हें मिलेगी। इन तमाम विषयों को लेकर संवाद करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश तिवारी मेरे संवाददाता दिल्ली से मौजूद हैं। अविनाश, लगातार हम देख रहे हैं कि बवाल की स्थिति है, हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन अब सरकार की तरफ से पहल की जा रही है समझाने की। क्या आज का कार्यक्रम रहेगा?
देखिए जय, अगर बात करें तो 11 बजे से ये कार्यक्रम होना है, जिसमें अगर बात करें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा इस कार्यक्रम को जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा देश भर के तमाम जिलों में 50 ऐसे लोगों को एकत्रित करेगी जो कि आर्मी की या फिर जो है सेना की तैयारी कर रहे हैं। उनको इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जोड़ा जाएगा और इस अग्निपथ योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, और इसके अलावा अगर बात करें तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। दोनों बताएंगे किस तरीके से ये तमाम सारे युवाओं के लिए लाभकारी है और जो तमाम सारी सरकार की ओर से इस पर छूट दी गई। खासतौर से अगर बात करें तो जब 4 साल के बाद अग्निवीर रिटायर होंगे इसमें से, तो उनको जो आर्मी में 10% अन्य भर्तियों के लिए छूट दी जा रही है उसके बारे में भी समझाया जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो 10% अतिरिक्त छूट उनको दी जा रही है उसके बारे में समझाया जाएगा। और तमाम सारी जो राज्य सरकारों ने अपने यहाँ अग्निपथ योजना से जो तमाम सारे अग्निवीर रिटायर होंगे उनको जो सुविधाएं देने का ऐलान किया गया, इन तमाम सारी बातों को समझाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देश भर में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस योजना का लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं, इसी बीच अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना ने नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि 24 जून से इस पर भर्ती शुरू करेगी। यानी कि परसों से वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत तमाम सारे अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा उसके पहले देश के जो तमाम सारे युवा हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी अब संवाद करने जा रही है और संवाद की जिम्मेदारी सेना के कहीं ना कहीं पूर्व अधिकारियों को ही दी गई है। जनरल वीके सिंह थल सेना अध्यक्ष रहे हैं और राज्यवर्धन सिंह राठौर सेना में कर्नल रहे हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं। उन्होंने एथेंस ओलंपिक में मेडल भी जीता था। तो इन तमाम सारे लोगों को अब लगाया गया है इस जिम्मेदारी के साथ कि वो तमाम सारे युवाओं के साथ संवाद करें और उनको बारीकी से बताएं इस योजना के बारे में। और भारतीय जनता युवा मोर्चा जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही जो है कहीं ना कहीं अंग है, तो उसमें कहीं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम सारे कार्यकर्ता युवाओं के बीच जाएं और उनको इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़े और खुद भी समझाएं कि किस तरीके से ये योजना पूरी तरीके से लाभकारी है। तो 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर और इसके अलावा अगर बात करें तो जनरल वीके सिंह अपनी बात रखेंगे और समझाएंगे किस तरीके से ये योजना बेहतर है तमाम सारे युवाओं के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समझाने की युवाओं को कोशिश होगी उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ेंगे और खबर संभल से है, जहां संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि देश के कानून में बुलडोजर का कोई जिक्र नहीं है। बुलडोजर का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। मुसलमानों के बड़े बड़े मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान आपको बता रहे हैं, पूरा बयान आपको एक बार सुनवाते हैं। पूछना चाहता हूँ कि क्या बुलडोजर गवर्नमेंट की पॉलिसी में या हमारा जो कानून है उसके अंदर तो उसका कोई जिक्र है नहीं कि बुलडोजर से भी कोई कानून बनेगा। बुलडोजर को सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफ़ी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, तो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बुलडोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? तो ये इससे उनकी दोहरी पॉलिसी दोहरी ज़हनियत का पता चलता है। और अब आपको कानपुर से बड़ी खबर दे दे। कानपुर जिला अधिकारी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिकरू ग्राम प्रधान की शिकायत पर लेखपाल को हटा दिया गया है। खुद को विकास दुबे का भांजा बताने वाले ऋषभ दुबे को हटा दिया गया। सरकारी कार्यों में मनमानी के 3 ग्राम प्रधानों ने लगाए थे आरोप। और देखिए, बिकरू, घोसाना और कीरतपुर के ग्राम प्रधानों ने डीएम से शिकायत भी की थी। लेखपाल को लेकर मुलाकात कर लेखपाल ऋषभ दुबे की शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। काम न कर पाने के चलते तीनों प्रधानों ने इस्तीफे की पेशकश भी की थी और डीएम ने आरोपी लेखपाल को बिल्हौर तहसील से हटाया था। अब देखिए, मुलाकात कर लेखपाल ऋषभ दुबे की शिकायत की गई थी, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। कन्नौज दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ता स्वर्गीय राम प्रकाश शाकी के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि जैसे ही अगला चुनाव आएगा भाजपा कोई नई चीज छेड़ देगी। ये लोग नफरत फैलाने वाले हैं जो अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली नीति पर चलते हैं। नहीं चुनाव आएगा कोई नई चीज छोड़ देंगे लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहती और जिस तरीके से इन्होंने सपने दिखाए थे नौजवानों को नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, कोई कह रहा था 70 लाख दे देंगे, कहाँ है वो नौकरियाँ? और केवल गुमराह करने के लिए ये तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चलाने का काम कर रही है।
और अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां फर्जी अध्यापकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश हैं। 30 जून तक केस दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको बताएं कि बीएसए ने 35 जिलों को फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। एसटीएफ की जांच में 228 शिक्षकों की पहचान भी हो चुकी है। इनमें से 176 के विरुद्ध अभी तक नहीं हुई है एफआईआर। ये देखिए, बड़ी कार्रवाई अब करने की जुगत में है। एसटीएफ की जांच में 228 शिक्षकों की पहचान हुई है। बीएसए की तरफ से ये बातें सामने आई थी और इसमें 176 के विरुद्ध अभी तक नहीं हुई एफआईआर। तो 176 ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन सभी के खिलाफ, फर्जी अध्यापक जितने भी हैं सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, इसके निर्देश हैं। और 30 जून तक का समय दिया गया है। 30 जून तक इन्हें चिन्हित कीजिए, जांच कीजिए और उसके बाद एफआईआर दर्ज कीजिए। फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए ये नौकरी कर रहे हैं और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 30 जून इसके लिए आखिरी वक्त है। एसटीएफ की जांच में 228 शिक्षकों की पहचान भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 176 ऐसे शिक्षक हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब फर्जी अध्यापकों की खैर नहीं है। 30 जून तक केस दर्ज कराने के निर्देश है। और एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि 228 शिक्षक जो कि फर्जी तरीके से अपनी नौकरी कर रहे हैं, इनकी पहचान भी हो गई है, लेकिन अभी भी 176 ऐसे शिक्षक हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर अब तक दर्ज नहीं है। अब ऐसे शिक्षकों के लिए ये निर्देश है कि जल्द से जल्द 30 जून तक इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो। रामपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के टांडा थाना क्षेत्र के गांव सेंटा खेड़ा में जीत सिंह ने अपनी बेटी की शादी बिजनौर के गांव मिलक कथावली निवासी योगेश कुमार से तय की थी, लेकिन शादी के दौरान दूल्हे ने स्कॉर्पियो और 10 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग कर दी, जो पूरा नहीं होने पर दूल्हे का परिवार फरार हो गया और शादी के लिए नहीं पहुंचा। हैरानी की बात यह है कि दहेज को लेकर दोनों परिवारों के बीच पहले से मुकदमा भी चल रहा था, लेकिन समझौते के बाद शादी फिक्स हो गई थी। लेकिन शादी के दौरान लड़के वालों ने फिर से धोखा दे दिया और 20 जून को शादी के दिन परिवार फरार हो गया। अब हो सकता है कि फिर से पीड़ित पक्ष इस मामले में पुलिस से शिकायत करे। उनकी ज़्यादा मांग थी, मांग हमने पूरी नहीं की। अच्छा, क्या मांग थी? स्कॉर्पियो गाड़ी। अच्छा, और पापा क्या दे रहे थे आपको? पापा जी शिफ्ट दे रहे थे। अच्छा, फिर उन्होंने पहले भी मना किया था, तो हमने केस किया था उसके ऊपर। फिर हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो उन्होंने तय कर दी कि हम 20 तारीख को बारात लेकर के आएंगे। उन्होंने फिर आज सारी तैयारियां होने के बाद में उन्होंने फिर मना कर दिया। मामला वो डिमांड थी उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी की, 10 लाख रुपए कैश की शादी वाले दिन। मैं उसकी डिमांड पूरी नहीं, असमर्थ था पूरी करने में। बाकी मैंने दहेज वगैरह सारा इंतजाम कर दिया है। स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, आया हूँ इस चीज़ को लेकर के। शायद बारात में नहीं लाया होगा, डिमांड पूरी हुई। और चलिए, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें। हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से ढहाए जाने का ये मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। यूपी सरकार ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई की बात कही है और जमीयत उलेमाए हिंद के आरोपों को यूपी सरकार ने गलत बता दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका खारिज करने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें यूपी सरकार ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई की बात कही है। साथ ही साथ यूपी सरकार की तरफ से ये बात भी कही गई कि जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जो आरोप लगे हैं सरकार पर, वो गलत है। अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, विस्तार से इसकी और जानकारी दीजिएगा। अविनाश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, अविनाश को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें ये तमाम बातें कही गई हैं। अविनाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें यूपी सरकार की तरफ से क्या मुख्य बातें कही गई हैं, विस्तार से बताइएगा।
देखिए जय, अगर बात करें तो जिस तरीके से जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी याचिका में ये आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार नियमों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, इसके जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे दो बातों का जिक्र उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। पहली बात इस बात का जिक्र किया है कि जिन लोगों के मकान ढहाए गए हैं उनमें से कोई भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट पे नहीं पहुंचा है, यानी कि नियमों के साथ पूरी कार्रवाई हो रही है। और जिन लोगों ने राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उन्हीं के खिलाफ आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। तो ये दो बातें प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है। और तीसरी जो मांग उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामा में की है वो ये कि जमीयत उलेमा हिंद की याचिका को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये याचिका बिना किसी आधार के है और जितने भी पीड़ित पक्ष हैं उनमें से कोई भी कोर्ट की ओर रुख नहीं किया, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार नियमों के साथ कार्रवाई कर रही है, ये साफ तौर पर हलफनामे पे कहा गया। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल हो गया और फिर से दलीलें रखी जाएंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि कल या परसों में इस पूरे मामले पर मेंशनिंग हो सकती है और फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में जिरा होगी और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे सकता है। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।